सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के बायोलॉजी विषय के मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अगर आप कक्षा 12 से संबंधित आपके जितने भी विषय हैं उन सभी पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं, मॉडल पेपर की, तो वो सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। और ये जो पेपर होता है आपका बायोलॉजी का वो 70 नंबर का होता है, क्योंकि इसके अंदर 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। यहाँ पर आपको कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। पहला निर्देश आपको दे रखा है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं और सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करना है। अगर आवश्यकता पड़े तो उत्तरों की पुष्टि के साथ आपको रेखांकित चित्र भी बनाना है और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित किए गए हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो पहला विकल्प है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें क्या रखा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में यहाँ पर हमें लिखना है और सभी आपके जो विकल्प हैं वो एक एक नंबर के एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा है, वेलिस्नेरिया में परागकण किसके द्वारा होता है। तो वेलिस्नेरिया में जो परागण की क्रिया होती है वो वायु के द्वारा होती है, क्योंकि एक पौधा होता है, एक पौधा इधर हो जाएगा, एक पौधा इधर हो जाएगा। तो परागण की क्रिया हम किसे कहते हैं कि नर युग्म जो पराग कोष होता है उस पराग कोष के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पराग कण। और ये जो पराग कण होते हैं वो पौधे के वर्तिकाग्र पर, यहाँ पर क्या होता है वर्तिकाग्र होता है। तो वर्तिकाग्र तक जो पहुंचने की क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, परागकण कहते हैं, वो हम बोलते हैं परागण। तो वेलिस्नेरिया में जो परागण की क्रिया होती है वो वायु के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है, हीमोफीलिया रोग है। तो हीमोफीलिया जो रोग होता है यह एक आनुवांशिक बीमारी होती है। क्या होती है, आनुवांशिक बीमारी। अब देखो, आनुवांशिक रोग या आनुवांशिक बीमारी हम उन्हें कहते हैं जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति ए में वो रोग है तो उसकी संतान बी में वो रोग होगा, उसकी आने वाली संतान सी में वो रोग होगा। तो जब तक ये पीढ़ी चलती रहेगी तब तक ये जो रोग है आनुवांशिक रोग वो चलते रहते हैं। तो हीमोफीलिया जो बीमारी है, अगर किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है तो वहाँ से क्या होता है, ब्लड निकलना शुरू कर देता है और वो ब्लड जो है वो रुकता नहीं है। अगर ब्लड रुकेगा नहीं तो 4 से 5 मिनट बाद ही आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, सामान्य व्यक्ति में क्या होता है, जो हमारे चोट लगती है तो वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाता है। तो हीमोफीलिया नामक बीमारी में ऐसा नहीं होता। तो हीमोफीलिया की जो बीमारी थी सबसे पहले देखी गई थी आपकी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में इसके लक्षण पाए गए थे। तो अब हम बात करते हैं कि हीमोफीलिया जो रोग होता है वो कौन से गुणसूत्र को प्रभावित करता है। तो वो आपको करता है एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है ग। इस क्वेश्चन नंबर ग में क्या रखा है, परिजीविता की सबसे सटीक व्याख्या करने वाले कथन का हमें क्या करना है, चयन करना है। अब देखो, परजीवी हम किसे कहते हैं। देखो, जो हमारे जीव होते हैं उनके 4 भागों में डिवाइड किया गया है, सहजीविता, परजीविता, सह उपभोगिता और मृतोपजीविता। ये 4 भागों में उसको डिवाइड किया गया है। लेकिन हमसे केवल यहाँ पर पूछा गया परजीविता किसे कहते हैं। देखो, परजीवी में क्या होता है, मान लो यहाँ पर आपके 2 व्यक्ति हैं ए और बी। अब ये आपका जो व्यक्ति है ए और ये आपका जो व्यक्ति बी है, इसमें मान लो अगर पहले वाले को लाभ हो रहा है, क्या होगा, पहले वाले को लाभ होगा तो दूसरे को क्या होगी, हानि होगी। तो उसे हम बोलते हैं परजीविता। जैसे हम एक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, खटमल। आपने देखा होगा खटमल क्या होता है, हमारे ही खाट में रहता है और हमारे ही क्या करता है, खून पीता है। तो वो क्या कहलाएगा, आपका परजीवी कहलाएगा। और जैसे कि जूं होती है, जूं भी क्या है, व्यक्ति के सिर पर रहती है और हमारा ही क्या करती है, वो खून पीती रहती है। और आपका एग्जाम्पल है मच्छर। अगर आप मच्छर की बात करेंगे तो मच्छर जो है मनुष्य के घर में रहता है
और उनका ही क्या करता है, खून पीता है। तो परजीवी में क्या होता है कि एक व्यक्ति को क्या होगा, लाभ होगा और दूसरे को क्या होगी, हानि। तो उसे हम बोलते हैं परजीविता। तो इसमें क्या रखा है कि परजीविता की सबसे सटीक व्याख्या करने वाले कथन का हमें चयन करना है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले एक व्यक्ति को क्या होगा, एक जीव को लाभ होगा और दूसरा क्या होगा, उससे अप्रभावित नहीं, ये नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका, एक जीव को क्या होगा, लाभ होगा, दूसरा क्या होगा, उसके प्रभावित हो जाएगा, मतलब इस पर उसकी हानि देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर है इसमें क्या रखा है, परिपक्वन इंसुलिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। तो इसके अंदर होती हैं आपकी 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके 4 ऑब्जेक्टिव थे और चारों हमने देखे, उनकी मैंने आपको व्याख्या भी समझाई किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको ये सभी क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हैं। तो क्वेश्चन क्या रखा है, टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य होता है। देखो टेपिटम जो होता है वो पुष्प का ही एक भाग होता है। आगे क्या रखा आपको, डाउन सिंड्रोम का क्या कारण है। और डाउन सिंड्रोम वाला जो क्वेश्चन आपका एग्जाम आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या रखा, क्वेश्चन नंबर है, सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है, फूल के किस भाग में यह फल बनता है। देखो सेब को हम आभासी फल या इसको हम असत्य फल भी कहते हैं और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने के लिए एग्जाम में। तो सेब को हम आभासी फल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो और फल होते हैं उनका जो निषेचन की क्रिया होती है या उनका जो विकास होता है वो होता है पुष्प के मादा, पुष्प का जो भाग होता है उसका ये जो भाग होता है गोल वाला, इसको हम अंडाशय बोलते हैं। तो इसके अंदर उसका विकास होता है। लेकिन ये जो सेब होता है, सेब में ऐसा नहीं होता। ये आपका क्या है, पुष्प है, ये पुष्प का क्या है, अंडाशय है। पुष्प के अंडाशय के नीचे होता है आपका पुष्पासन। क्या होता है आपका, पुष्पासन होता है। तो पुष्पासन के अंदर जो है सेब का निषेचन की क्रिया होती है और यहीं पर इसका क्या होता है, विकास होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, सेब को आभासी फल कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन वगैरह रखा कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। ये हमने बताया कि सेब का जो विकास होता है यानी निषेचन होता है वो पुष्प के पुष्पासन में होता है, अंडाशय में नहीं होता। तो इसने रखा फूल के किस भाग में होता है, तो होता है आपका पुष्पासन में। आगे इसने रखा है डीएनए व आरएनए में 2 अंतर हमें बताने हैं। देखो डीएनए जो होता है वो आपका होता है, अगर हम डीएनए की बात करेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे आरएनए की, मैं आपको यहाँ पर इसकी विस्तृत व्याख्या समझा देता हूँ। अब हम देखते हैं डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या होता है। अब देखो जो डीएनए होता है, डीएनए की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, और आरएनए की होती है आपकी राइबोस न्यूक्लिक एसिड या अम्ल होती है आपकी। तो डीएनए के अंदर आपके 4 क्षार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका एटीसी, मतलब इसको ऐसे याद रखना है आपको, ए टी जी और सी। तो ए से होता है आपका एडिनिन, टी से होता है आपका थाइमिन, जी से होता है ग्वानिन और सी से होता है आपका साइटोसिन। दोबारा सुन लेते हैं, एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये होता है आपका डीएनए। आरएनए में क्या होता है, आरएनए में एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और जहाँ पर ये थाइमिन है, इस थाइमिन के स्थान पर होता है आपका यूरेसिल। बस आपका आरएनए में ये मुख्य अंतर होता है, इसमें एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है थाइमिन के स्थान पर। अगर अब हम इनकी संरचना की बात करें, संरचना किस प्रकार की होती है, तो जो डीएनए होता है इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, द्विकुंडलीय। इसको हम क्या कहते हैं, द्विकुंडलीय संरचना होती है। लेकिन जो आरएनए होता है इसमें इस तरह से आपके क्षार होते हैं, 4 क्षार एटीजीसी, इस प्रकार से 4 क्षार होते हैं। और आपका जो आपका ये रखा है आरएनए, आरएनए की जो श्रृंखला होती है केवल एक कुंडलीय होती है, इस तरह, इस टाइप से, इसमें इस तरह से ये क्षार जुड़े होते हैं। तो इसमें हमें केवल बताना था कि इसके अंदर क्या मुख्य, मतलब 2 मुख्य लक्षण बताने थे। एक तो इसकी जो संरचना होती है वो द्विपक्षीय होती है या द्विकुंडलीय होती है, इसकी केवल एक कुंडली होती है। इसके अंदर भी आपके 4 क्षार होते हैं, इसके अंदर भी आपके 4 क्षार होते हैं। इसमें क्या होता है, थाइमीन होता है और इसमें थाइमीन के स्थान पर आपका यूरेसिल होता है। तो आप समझ गए होंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, बायो पेटेंट को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, 1 नंबर का है।
अब हम देखते हैं आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तीसरे का पहला, और ये क्वेश्चन आपका क्या है, 2-2 नंबर के हैं। लघु क्वेश्चन आपको सभी 2-2 नंबर के देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा है, हाथी पाव, ये इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल भाषा में एलिफेंटिसिस रोग के रोग कारक जीव का हमें नाम लिखना है और इस रोग का संचरण किस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, सह सपोपकारिता व परिजीविता। अभी मैंने आपको बताया परिजीविता और सहपकारिता। देखो सहपकारिता और परजीविता में क्या होता है, परजीविता के अंदर पहले व्यक्ति को क्या होगा, लाभ होगा और दूसरे को होगी हानि यानी कि माइनस। लेकिन सहपकारिता में क्या होता है, इसमें दोनों ही व्यक्तियों को क्या होता है, लाभ होता है। सहपकारिता में पहले व्यक्ति को तो होता है लाभ लेकिन दूसरे वाले को कोई हानि नहीं होती। तो परजीविता में क्या होगा, पहले वाले को लाभ होगा दूसरे वाले को हानि होगी। लेकिन सहपकारिता में क्या होता है, पहले वाले को तो लाभ होगा लेकिन दूसरे वाले को हानि नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है ग, सीवेज क्या है, यह हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है। इसमें क्या रखा है, 10% के नियम से आप क्या समझते हैं। तो 10% का आपको जो नियम है इसकी जो व्याख्या की थी वो की थी लिंडमान ने। किसने की थी, लिंडमान ने की थी। तो इसका आप नाम याद रखना, लिंडमान की ने इसकी व्याख्या की थी। देखते हैं आपका जो लिंडमान का नियम था वो लिंडमान का नियम आपका किस प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ पर हम इस डायग्राम की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप समझ सकते हैं तो सबसे ऊपर आपका क्या है, सूर्य है। क्या है आपका, सूरज है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका क्या है, सूरज है। और सूरज से आपकी जितनी एनर्जी निकलेगी यहाँ से, यहाँ देखो आपका एरो की मैंने सहायता से दिखा रखा है कि सूरज से आपकी जितनी एनर्जी निकलेगी वो कहाँ पहुँचेगी, वो पहुँचेगी पेड़ पौधों के अंदर। और पेड़ पौधों के अंदर बोलते हैं उत्पादक बोलते हैं। अब उत्पादक हम उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। उन उत्पादकों का जो उन्हें खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। और उपभोक्ता आपके 3 प्रकार के होते हैं, पहला उपभोक्ता, दूसरा और आपका होता है तृतीय उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता में आपका आती है शाकाहारी जीव, द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं सर्वाहारी जीव और तृतीय उपभोक्ता में आते हैं आपके मांसाहारी जीव जो केवल मांस खाते हैं। और सबसे लास्ट में इस खाद्य श्रृंखला के अंदर आते हैं आपके अपघटक आते हैं। अपघटक आते हैं जिसमें आपके जीवाणु, विषाणु, कवक किस कई प्रकार के अपने अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं। तो लिंडमान का नियम ये कहता है कि इस खाद्य श्रृंखला के अंदर जो चीज पहले आती है उसे एनर्जी ज़्यादा मिलती है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो सबसे पहले कौन आया आपका, इसमें सबसे पहले आपका आया है पेड़, कौन आया है, उत्पादक। तो अगर यहाँ से हमने मान लिया कि सूरज के अंदर, सूरज से जो आपकी जो एनर्जी निकली वो 10,000 निकलेगी, 10,000 निकलेगी, तो इस उत्पादक के अंदर आपका केवल 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो पेड़ के अंदर जो एनर्जी पहुँचेगी वो पहुँचेगी आपकी केवल 10 कितनी, 1,000। उसके बाद इन पेड़ पौधों को कौन खाता है, आपका शाकाहारी जीव यानी कि प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी जीव खाएंगे। उन शाकाहारी जीव में फिर क्या होगा, आपकी जो आपका ये 1,000 है इसका फिर क्या होगा, आपका 10% पहुँचेगा। अब इस 10% को जब हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये 100 जो एनर्जी है वो किसके अंदर पहुँचेगी, आपकी प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि बकरी के अंदर, ये शाकाहारी जीव के अंदर। फिर इन शाकाहारी जीवों का सेवन कौन कर लेता है, मनुष्य, जो सर्वाहारी जीव होते हैं। तो उनके अंदर भी क्या होगा, 10% के हिसाब से इसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। जैसे मान लो A, B, C और ये मैंने मान लिया D। तो A के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी B की अपेक्षा। इसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी A से B में वो केवल 10% के हिसाब से ट्रांसफ़र होगी। ऐसे B से जो C में ट्रांसफ़र होगी वो भी क्या होगी, 10% के हिसाब से। और C में कितनी होगी आपकी, C से D में, वो भी आपकी कितनी होगी, 10% के हिसाब से। तो इस खाद्य श्रृंखला में जो जीव पहले आता है उसे ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिलती है और जो सबसे लास्ट में आता है उसे ऊर्जा सबसे कम मिलती है। तो यही बताया था आपका लिंडमान ने। जो आपका 10% का नियम है वो केवल यही कहता है कि प्रत्येक जीव के अंदर ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो केवल 10% के हिसाब से ही होता है। टोटल 100% के हिसाब से एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर है जैव विविधता के वही स्थान संरक्षण पर आपको टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न
सेकंड, यानी कि आपके दूसरे टाइप के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो पहला क्वेश्चन इसने क्या रखा है, चौथे का क्या है, सरगभता के चिकित्सीय समापनाओं को टिप्पणी लिखनी है। देखो इसमें हम इंग्लिश में बोलते हैं अबॉर्शन कराना। तो अबॉर्शन कराना आपका जो भारत में वो इलीगल है, यानी कि कानूनी अपराध है, आपको अबॉर्शन की क्रिया नहीं करानी चाहिए। लेकिन इस पर क्या करना है, चिकित्सीय आपको टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन रखा है, मिलर के प्रयोग के उपकरण का आपको स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। अगला क्वेश्चन रखा है, सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आपको अंतर स्पष्ट करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन रखा है, जैव उर्वरक क्या है, इन्हें रासायनिक उर्वरकों से बेहतर क्यों माना जाता है। जैव उर्वरक जो आपके देसी खाद होता है उसे बोलते हैं, और जो आपके रासायनिक खाद होते हैं उनसे ये बेहतर क्यों है उसके बारे में हमें यहाँ पर समझाना है। अगला क्वेश्चन आपको रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5वें का पहला, इसमें क्या रखा, मनुष्य के शुक्राणु का आपको नामांकित चित्र बनाना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 की परीक्षा के लिए, यानी कि 3 मार्च के लिए। शुक्राणु का जो चित्र बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, आपने पढ़ा भी होगा। इसके अंदर आपका एक शीर्ष वाला भाग होता है, ये शीर्ष होता है, ये इसका मध्य भाग होता है, और जो लास्ट वाला होता है इसे हम बोलते हैं पूंछ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत क्या है, इसे किसने प्रस्तावित किया था और इसका हमें महत्व बताना है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पारितंत्र। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह पर टिप्पणी लिखिए। देखो पारितंत्र में जब मैंने ऊर्जा का प्रवाह अभी बताया था आपको, जो खाद्य श्रृंखला वाला डायग्राम बना के दिखाया था, जिसमें आपको लिंडमान वाला क्वेश्चन कराया था, सेम उसी प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन होना है। आगे कर का दोहरे निषेचन का क्या अर्थ होता है, इसको हमें समझाना है। अगला क्वेश्चन आपको रखा है, 6 का पहला, 6 का पहला आपको है, एड्स पर टिप्पणी लिखिए, इसके कारक जीव का नाम बताइए, इसके संचरण व रोकथाम के उपाय भी लिखने हैं। देखो एड्स की जो फुल फॉर्म होती है, एड्स की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर याद रखनी है, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। ए से हो जाएगा एक्वायर्ड, आई से हो जाएगा इम्यूनो, और डी से हो जाएगा आपका डिफिशियंसी, और एस से हो जाएगा आपका सिंड्रोम। तो ये आपकी क्या है, एड्स की फुल फॉर्म है। इसका जो वायरस का नाम है वो है आपका HIV। ये HIV के द्वारा जो है मनुष्य के शरीर में फैल जाता है, और ये जो आपका फैल सकता है वो यौन संक्रमित संबंध बनाने से, रक्त का आदान प्रदान करने से, ये इनके फैलने के अनेक कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन को रखा है, लीडिंग और लैंगिक स्टैंड में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन को रखा है, चित्र की सहायता से लॉजिकिस्ट वृद्धि को हमें समझाना है। क्वेश्चन नंबर में क्या रखा है, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी है, और ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, वंशावली और सिकेल सेल एनीमिया। अब आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है जो है आपके 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। एक क्या रखा, जैव विविधता क्षति के प्रमुख कारण क्या है। देखो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग जाति के पशु पक्षी जीव बहुत प्रकार की आपकी प्रजाति पाई जाती हैं। और अगर आपसे वाला क्वेश्चन नहीं होता तो इसके अथवा में आपको क्या रखा है, पारितंत्र को परिभाषित कीजिए, और पारितंत्र के घटकों का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। अभी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। अगला क्वेश्चन आपको क्या है, DNA रिकॉम्बिनेंट प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, और चिकित्सा के क्षेत्र में इसके क्या अनुप्रयोग हैं। देखो रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति A है और ये व्यक्ति आपका क्या है B, तो A व्यक्ति के DNA और B व्यक्ति के DNA को मिलाकर एक नए व्यक्ति का DNA C बनाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं DNA रिकॉम्बिनेंट। यानी कि 2 जीवों के DNA से एक नया जीव या नया DNA बनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या रखा है इसमें, इसी के अथवा में आपको क्या रखा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैव मंडल रिजर्व और समष्टि गुण। फिर क्या रखा है, जीन चिकित्सा का अर्थ क्या है, एक उदाहरण की सहायता से इस पर स्पष्ट करना है। इसके अथवा आपको क्या रखा है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम था वो दिया था मेंडल ने। मेंडल ने क्या था, मटर के पौधे पर आनुवांशिक लक्षण ज्ञात करने के लिए कई वर्षों तक प्रयोग किए थे, और उन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किए थे, जिनमें से आपका पहला नियम तो है प्रभाविता का नियम, दूसरा है आपका स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, और तीसरा आपका है पृथक्करण का नियम। तो आपको इसमें समझाना है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम आपका किस प्रकार से कार्य करता है। अगला क्या रखा कि एक उदाहरण द्वारा बहुएलिलता को समझाइए। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे वो बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए। अब ऐसा नहीं कि आपके सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, लेकिन कुछ मोस्ट क्वेश्चन में जिस पे मैंने मोस्ट क्वेश्चन लिखा था वो आपके एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है।
तो कुछ आप अपनी तैयारी यहाँ से कर लें और कुछ आपकी तैयारी पहले से होगी, तो आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।